नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट आ चुके हैं। और लोकसभा की बात करें तो टोटल सीटें 543 हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और 2011 में पहली बार मनाया गया था मतदाता दिवस। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए। अब आप देखिएगा कि सबसे बड़ी आप लोग जीत देख लीजिए। ये 5 सबसे बड़ी जिन्हें वोट मिले हैं सबसे ज्यादा, ये शंकर लालवानी इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के। और आपको मालूम है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहां से अपना उम्मीदवारी वापसी ले ली थी, तो नोटा को सबसे ज्यादा यहां वोट मिले हैं। और आप देखते हैं कि ये चुनाव जीते हैं 10,08,077 वोटों से। रकीबुल हुसैन धोबरी असम से जीते हैं, ये 9,62,682 से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीते हैं, मध्य प्रदेश पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये 8,21,408 वोट से जीते हैं। CR पाटिल नवसारी गुजरात से भाजपा के हैं, 7,73,551 से। अमित शाह गांधीनगर से गुजरात से जीते हैं, भाजपा के हैं, 7,44,716 वोट से। ये बड़ी जीत जरूर आप लोग याद रखिएगा। और जो सबसे चर्चित जीत हार रही हैं तो कंगना रनौत, अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव मैदान में थी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से जीत दर्ज की है। अरुण गोविल जो रामायण धारावाहिक आती है ना, उसमें राम का किरदार उन्होंने निभाया। अरुण गोविल मेरठ उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए हैं, जीत चुके हैं। पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़े थे पप्पू यादव, और पूर्णिया से बिहार से वो भी चुनाव जीत गए, आप देखते हैं। और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव हार चुके हैं। और सबसे ज्यादा सीटें हमारे देश में अगर किसी राज्य में है तो वो आप देखते हैं कि कहां है, उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 सीटें हैं। और आप देखते हैं अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो यहीं से लगा है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग देखते हैं कि एक आपने देखा होगा कि पंजाब का एक खालिस्तान आंदोलन चलाने वाला अमृतपाल का नाम सुना होगा, जो आप देख अभी जेल में बंद है। उसने आप देखते हैं कोर्ट का सहारा लिया था नामांकन करने के लिए, वो चुनाव जीत गया निर्दलीय, आपको मालूम होगा। अब आप देखिए पराजित मंत्री उनकी सीटें, तो स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से ये भी हार गए हैं, साध्वी निरंजन फतेहपुर से ये भी हार गई हैं, RK सिंह भी हार गए हैं बिहार से, अर्जुन मुंडा भी हार गए और संजीव बालियान भी हार गए। अजय मिश्रा टैनी, ये अजय मिश्रा टैनी आपने देखा होगा किसानों के ऊपर गाड़ी इनके बेटे ने चढ़ाई थी, वो हार गए हैं। राजीव चंद्रशेखर भी हार गए हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा भी हार गए हैं और कैलाश चौधरी भी बाड़मेर से हार चुके हैं। और आप देखेंगे तो देखिए राजग को, NDA को देखिए बहुमत मिल गया है, इसे 291 सीटें मिली हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं इनका कोई भरोसा नहीं है और ये हो सकता है कि अगर विपक्ष के साथ मिल जाए तो आप देखते हैं कि उनकी सरकार बन जाएगी, आप भी जानते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब UPA की सरकार थी ना, कांग्रेस उसमें मुख्य विपक्षी दल था, तो जो ममता बनर्जी थे जैसे ही कुछ होता था कहती थी हम वापसी ले लेंगे, हम वापसी ले लेंगे अपना समर्थन। तो अब एक तरह से आप देखिए पूर्ण बहुमत थी तो मोदी जी कोई भी फैसला लेते थे, किसी की कोई परवाह नहीं रहती थी। अब लेकिन डरना पड़ेगा एक तरह से। तो भाजपा को 240 सीटें मिली हैं 543 में से, और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं, जनता दल सेकुलर को 2, तेदेपा को
16 और जदयू को आप देखते हैं 12, रालोद को आप देखिए 2, जनसेना को 2, हमको 1, अपने दल को 1, अन्य दल हैं 8 मिली है। और आप देखिए 234 मिली है INDI को, जो कांग्रेस और उसके विपक्षी दल थे, और 107 सीटें बढ़ी हैं इनकी, और अन्य को 18 सीटें मिली हैं। और आप देखते हैं कि राजग को 45% वोट परसेंट मिला है, INDI को आप देखते हैं 42%, और अन्य को मिला है देखिए आप लोग कितना 13%। और INDI में कांग्रेस को 100 सीटें, समाजवादी पार्टी को 38, तृणमूल कांग्रेस को 29, द्रविड़ को 22 और राजद को 4, NCP को 8 और झामुमो को 3, आपको 3। और देखिए हो सकता है अभी कुछ रिजल्ट अगर कुछ हो तो कंबड़ भी 1-2 हो सकती हैं, ठीक है। और भाजपा को अपेक्षित परिणाम ना मिलने के क्या कारण बताए जा रहे हैं? भाजपा अपने मुद्दे तय कर विपक्ष को उसी पिच पर आने की को विवश करती थी। इस बार ऐसा नहीं देखा। चरण दर चरण विपक्ष के तय मुद्दों का भाजपा जवाब देती रही। 2014 में मनमोहन सरकार का भ्रष्टाचार, 2019 में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा बना रहा। 2024 में भाजपा कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में विफल रही जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जा सके। और आप देखिए राम मंदिर का मामला भी ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि आप देखिए अयोध्या की सीट भाजपा हार गई, सबसे बड़ी बात यह है। और अब की बार 400 पार के नारे को विपक्ष ने संविधान बदलने और SC ST और OBC आरक्षण खत्म करने से जोड़कर भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने में सफल रहा। विपक्ष आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भ्रम पैदा करने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा यादव से इतर अन्य पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल रही थी। इस बार पिछड़ी जातियां भाजपा से चिटककर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में के पक्ष में जाती रही। और आप देखते हैं कि कितना भी कहिए, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पर्यावरण की बात हो, इस तरह के मुद्दे ही नहीं रहे। और जनता कब तक आप देखते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन के कारण क्या है, आधार क्यों रहे हैं? तो कांग्रेस समेत INDI के प्रमुख दलों ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे किए। इसका असर कई राज्यों में चुनाव परिणाम पर साफ दिख रहा है। नौकरी देने के वादे के साथ आमजन से जुड़ी कई घोषणाओं ने विपक्ष के लिए मजबूत आधार बनाया। आरक्षण और संविधान को लेकर नैरेटिव बनाना भी इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के लिए खासा लाभकारी साबित हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत INDI के प्रमुख नेताओं ने अपनी रैलियों और भाषणों में संविधान की बात की। इस बार विपक्ष ने गठबंधन के दलों के बीच बेहतर समन्वय का विशेष ध्यान दिया। हालांकि शुरुआती दौर में नीतीश कुमार नाराज होकर INDI से अलग हो गए, लेकिन इसके बाद विपक्षी नेताओं ने आपसी मेलजोल और समझ को बेहतर किया। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रदेश में बेहतर जाति गोलबंदी भी विपक्षी गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन में अहम रही है। भाजपा की ओर से भावनात्मक मुद्दे का अभाव भी रहा है, ये भी रहा है। चलिए, ये भी चुनाव के बड़े फैक्टर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। उड़ीसा में आप देखते हैं कि पहली बार भाजपा, आंध्र प्रदेश में राजग की सरकार बनी है। विधानसभा में भी यहाँ चुनाव थे ना, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में भी चुनाव थे और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। तो उड़ीसा देख लीजिए एक बार आप लोग। नवीन पटनायक साहब की कुर्सी लगभग गई, क्योंकि अब बात देखिए बहुमत खो चुके हैं। ये है उड़ीसा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने में लोग को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें, 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। और वरना क्या आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती देखने को मिलेगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं और 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ भाजपा ने 78 सीटें जीती उड़ीसा में। और वहां आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में 175 में से 164 सीटें जीती। ये रिजल्ट देखना है, आप देखेंगे तो मैं इन सीटों को उस पर डाल दूंगा, ठीक है। इन सब ये PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना आपका, किस पे, टेलीग्राम पर, वहां ये सब डाल देंगे, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं एक एक को, अगर आपको देखना है कौन जीता है, कहाँ से जीता है।
और अब देखिए एक बात बताऊं, 1984 में भाजपा को 2 सीटें मिली थी, 1989 में 86, 1991 में 120, 1996 में 161, 1998 में 182 और 1999 में 182, 2004 में 138, 2009 में 116, 2014 में 282, 2019 में आप देखते हैं 303, 2024 में 240। और आपको बता दूं कि देखिए सभी एग्जिट पोल आप देखते हैं कि फेल हो गए। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि देखिए हमारी देश की जनता भी बड़ी समझदार है, वो भी हर अच्छा नहीं बताती सबको कि हम किसे वोट दे के आए। और एग्जिट का मतलब होता है कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपसे पूछते हैं ना कि भैया आपने किसे वोट दिया, किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उसी की बात हो रही है। देख सकते, बाकी ये सब आप देखेंगे। एग्जिट पोल तो लगभग सबके खराब हुए हैं देखिए। और आप देखिए इसीलिए तो शेयर मार्केट इतना बुरी तरह से गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्यों गिरा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ा था और कोई नहीं सोच रहा था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग 303 से ज्यादा ही बता रहे थे। एक तो आप देखेंगे 410 सीटें बता रहा था। इस बार में चुनाव में कई अमीर उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे थे। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार जीते हैं, जबकि कुछ उम्मीदवार को हार भी मिला। ये आप देखिए जरूर, पल्लवी श्रीनिवासन 150, ये आप देखिए बीजेपी की थी, दक्षिण गोवा से लड़ी थी, 1361 करोड़ है इनकी संपत्ति, ये हार गई। और आप देखते हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये आप देखें गुंटूर से लड़े थे, 5000 करोड़ इनकी संपत्ति है, गुंटूर आंध्र प्रदेश से ये जीत गए। नवीन जिंदल बीजेपी के हैं, 1230 करोड़ है इनकी संपत्ति, कुरुक्षेत्र से जीत गए। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी बीजेपी के हैं, 4556 करोड़ है इनकी संपत्ति, तेलंगाना के हैं, जीत गए। नकुलनाथ हार गए, 716 करोड़ है। एक आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद है ना, जो रावण जिन्हें कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो आप देखते हैं कि चुनाव जीत गए नगीना से, अपनी एक तरह से पार्टी से। गरीब उम्मीदवार में आप देखेंगे आम चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार में थे, इनमें से अधिकतर उम्मीदवार निर्दलीय थे, इनको चुनाव में सफलता नहीं मिली है। मास्टर रणदीप सिंह निर्दलीय थे, 2 रुपए इनकी थी। रोहितक हरियाणा से ये हार गए। राजकुमार यादव SUCIC ये आप देखें 1686 इनकी रुपए थी, प्रतापगढ़ से, ये भी हार गए। नंदराम वागरी भी VPI ये 2000 इनकी संपत्ति, मैनपुरी से लड़ी थी, हार गए। तो अब पैसे का चुनाव तो हमारे देश में पैसे ही का ही है, ये तो आप सभी लोग। अब आप देखिए गठबंधन की सरकार बनेगी, जोड़ तोड़ शुरू होगा, नीतीश कुमार, लेकिन आप देखिए 5 साल बड़े मुश्किल से निकलेंगे, ये बात तो आप लोग जान लीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत महान इंसान है और चंद्रबाबू नायडू भी बहुत महान इंसान है। नीतीश कुमार जब तक आप देखते हैं फैसला, कहते हैं कि नीतीश कुमार का फैसला कब क्या हो जाए भगवान जानते हो या नीतीश कुमार जानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगर गिरी थी तो आप देखें चंद्रबाबू नायडू भी उसमें एक शामिल थे, कहते हैं। भाजपा को बहुमत न मिलने से औंधी मोह गिरे शेयर मार्केट के, 4389 अंक गिरकर 2 माह के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 31 लाख करोड़ रुपए का घाटा पूंजी हुआ। घटा पूंजीकरण देखिए 31 लाख, समझिए आप। और देखिए दिल्ली को 7 सीटें, आप देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं ना लोकसभा में, सभी बीजेपी ने जीती हैं। यानी कि आप देखते हैं कि फायदा नहीं हुआ किसे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, गठबंधन का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी भी भाजपा को पड़ी भारी। RSS की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 2004 के बाद पहली बार चुनावी प्रक्रिया में निष्क्रिय दिखे RSS के स्वयंसेवक। भाजपा का बड़ा पैमाने पर बाहरी नेताओं को शामिल कर टिकट देना भी संघ को रास नहीं आया। और ये बात शायद हो सकती है गलत है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब सहमति से प्रधानमंत्री चुनिए। अब RSS ने ऐसा कहा है, क्योंकि RSS कहते हैं बीजेपी का एक सहयोगी है और बीजेपी को जिताने में इसकी हमेशा बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आप लोग बताइए कि आपका जो क्षेत्र है वहां से कौन जीता है उम्मीदवार, ठीक है, ये जरूर आप लोग बताया करिएगा। राहुल गांधी दोनों सीटों से, वायनाड से और रायबरेली से जीते, दोनों जगह से जीत चुके हैं, आप सभी जानते हैं। अमेठी से उनके किशोरी लाल जीत चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और मोदी जी
तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं। बनारस से 1.52 लाख वोटों से जीते हैं। ये सब आप देखते रहिए, और इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो कौन कहां से जीता है आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। ये बात समझिए आप लोग, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, वहां जाकर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ममता बनर्जी के बल्ले बल्ले रहे, आप देखेंगे। कंगना रनौत आप देखते हैं कि कंगना रनौत भी जीत गई हैं, आप देखेंगे। आप देखिए शरद पवार उभर के आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में टूटा अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों का तिलिस्म। और आप देखिए 2019 में उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और भाजपा सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार आप देखते हैं कि नहीं लड़ा था कुछ सीटों पर भाजपा ने। एक और आपको बता दूं, देखिए क्या रहता है कि अगर पूर्ण बहुमत रहता है तो जो आपको फैसले लेने हैं आप ले सकते हैं, आपको किसी की परवाह नहीं करनी होती है। और जब गठबंधन की सरकार हो तो बड़ी सोच समझ के लेना पड़ता है कि कौन नाराज हो जाए और कब क्या करने लग जाए तो वापस ले ले अपना समर्थन। अब आप देखिए मुस्लिम आरक्षण के विरोधी मोदी जी तो विरोध करते हैं, बीजेपी विरोधी है। और आप देखते हैं कि जो तेदेपा है, जो आप देखिए चंद्रबाबू बाबू नायडू हैं, वो उसके पक्षधर हैं। और नीतीश कुमार इसी तरह से आप देखिए पिछड़ा जो जनगणना की बात होती है ना, जाति आधारित जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो बिहार को, उसके वो हितैषी हैं, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। तो बड़ा फंसा रहेगा पेंच, मैं ये कह रहा हूं। और पूर्ण बहुमत रहता तो देखिए जो साथी हैं वो चले जाएं छोड़ के, तो हमें एक तरह से फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये बात है। सिक्किम की एकमात्र सीट पर दोबारा एकेएम की जीत हुई है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये दक्षिण भारत में भाजपा की मजबूत दस्तक हुई है, तो अच्छी बात है। आप देखेंगे तमिलनाडु में भाजपा को 12 आप देखते हैं कि 11.12 वोट मिले, कर्नाटक में 40.01, आंध्र प्रदेश में 11.33, तेलंगाना में 35.08, केरल में 16.68, पुडुचेरी में 35.81, अंडमान निकोबार में 50.59। केरल में खाता भी खुला है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि बहुत बुरी स्थिति रही बीजेपी की। और आप देखिए समाजवादी पार्टी का कितना बढ़ गई। चलिए इस बार आप देखते हैं कम से कम ईवीएम तो निर्दोष हुई। ईवीएम का चुनाव में पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था, जहां करीब 50 पोलिंग बूथों पर इस बतौर ट्रायल इस्तेमाल किया गया था। शुरुआत में ईवीएम में 8 प्रत्याशी शामिल हुआ होने का विकल्प था, लेकिन अब नोटा सहित 16 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। 2013 में नागालैंड पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था। आर्थिक नीतियां जारी रहने की उम्मीद है। सरकार के लिए बड़े फैसले लेना आसान नहीं होगा। नए कानूनों के लिए गठबंधन की पार्टियों पर निर्भर रहना होगा। सहयोगी दलों को देने पड़ सकते हैं रेल, सड़क जैसे अग्नि विभाग, जो मलाईदार विभाग हैं। आप देखिए ये मांगेंगे नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो, अगर जो भी सरकार बनेगी। और आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल रहेगा
अभी आप देखते हैं कृषि कानून हो, कुछ भी हो, ले आएगी, आप कोई रोकने वाला नहीं, बाद में कुछ भी हो। और आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में बड़ा वो रहेगा, आप देखते रहिए। आप ये आप देखते हैं कि खेल का क्षेत्र है, खेल में आप लोग याद रखा करिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और क्या उसकी उपलब्धियां हैं। गप सेमीफाइनल में स्वातेक से भिड़ेंगी, आप देखते हैं कि ये से भिड़ेंगी। अमेरिका की कोको गप ने पहला सेट गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मंगलवार को वह यहाँ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ऑन्स जेबियोर को हराकर लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गेस्ट चैंपियन जोकोविक घुटने की चोट के कारण हटे। अफगानिस्तान ने आप देखिए उगांडा को 125 रन से रौंदा। प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन से लेरेन को हराया। एम्बापे के रियल मैड्रिड से जुड़ने का सपना पूरा हुआ। वायुसेना का सुखोई विमान Su-30 MKI नासिक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नेट यूजी का परिणाम घोषित, 67 अभ्यर्थियों ने किया टॉपर लिस्ट में 14 लड़कियां शामिल हैं और सभी को मिले 99.99%। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 11.65 लाख अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण की परीक्षा। 11 टॉपर सर्वाधिक राजस्थान से, इसके बाद 8 तमिलनाडु, 7 महाराष्ट्र से हैं। मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव ये आएगा, इतना याद रखिए। यहां भी आप लोगों को कुछ जानकारी मिल जाती परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए भी अमेरिकी समलैंगिक पुरुषों में देखा गया एड्स का पहला मामला। 1981 में आज ही यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के समाचार पत्र में डॉक्टर माइकल गॉटलिब ने 5 समलैंगिक पुरुषों का के एक दुर्लभ विकार के निमोनिया से पीड़ित होने की जानकारी दी थी और इससे ही बाद में ड्रग्स के रूप में आप देखें जाना गया। आज दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं। पर्यावरण का पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 1972 में आज ही स्वीडन में यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पर केंद्रित पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। 1974 में इसी दिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस विश्वव्यापी गतिविधियों के साथ मनाया गया। इसके साथ बाद प्रत्येक 5 जून को आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली के सतीश चंद्र ने किया दुरुस्त। और शिक्षाविद सतीश चंद्र मुखर्जी का जन्म 1865 में आज ही के दिन बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। शिक्षा पूरी कर अध्यापन करने लगे। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के विरोध में डॉन सोसाइटी का गठन किया। इसका उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद को विकसित करने के साथ साथ आप देखिए तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करना था। सोसाइटी ने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 अप्रैल 1948 को उनकी डेथ हो गई। बेहद लोकप्रिय मर्ड रेस, ये आप देखते हैं कि इंग्लैंड के माल्डनम में वार्षिक मर्ड रेस में भाग लेती प्रतिभागी। एसेक्स में ब्लैक वाटर नदी के तल पर दौड़ लगाकर के लिए एक चैरिटी इवेंट है और दौड़ की शुरुआत 1973 में हुई थी, जिसमें एक स्थानीय निवासी ने माल्डन में हाइथ क्वे पर स्थित क्वीस हेड पब्लिक हाउस के मकान मालिक को चुनौती दी थी, जिसमें उसे डिनर जैकेट पहनकर ब्लैक वाटर नदियों के नमक पर भोजन परोसने की चुनौती दी गई थी। चुनौती स्वीकार की गई और उसे पूरा किया गया। पंचवल्कल पट्टी से जल्द भर जाएगा घाव, ये आयुर्वेद विभाग के सहयोग से तैयार IIT BHU की हर्बल पट्टी को मिला पेटेंट। छोटे जख्म 10 दिन और गंभीर घाव 30 दिन के भीतर ठीक करने में सफलता। 3 वर्ष से अध्ययन हुआ। उत्तराखंड की कंपनी मैरियन हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध, बाजार में मिलेगा ये हर्बल पेन। बचपन में होने वाला ल्यूकेमिया भूड़ के विकास के साथ होता है पैदा। चंद्रमा से नमूने लेकर वापस आ रहा है चीन का चांगई से। इसके 25 जून को इनर मंगोलिया क्षेत्र में उतरने की संभावना। दुनिया का कोई देश चांद के दूरस्थ क्षेत्र में नहीं ला सका नमूना। अरुणाचल प्रदेश में चिंटी के नीले रंग की प्रजाति की खोज हुई। सियांग घाटी में मिली चिंटी की नई प्रजाति का नाम पैरा ट्रेचिना नीला है और ATREE फेलिस क्रेसेंस बेंगलोर की टीम को मिली सफलता। इसमें
या आप देखिए गाजा में बाइडेन के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन करे सुरक्षा परिषद। अमेरिका कह रहा है यूएन में अमेरिकी राजदूत ने परिषद के 14 देशों को प्रस्ताव भेजा, अनुरोध किया। कहा गाजा में 8 माह से चल रहा युद्ध का अंत चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। और देखिए यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र देखते हैं ना, उसी का एक अंग है 6 अंगों में से। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि इसमें कितने 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और इन 5 को आप देख 10 अस्थायी हैं, लेकिन इन 5 के पास बेहद एक तरह से बहुत शक्ति है कि आप देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए बस, वरना आप देखते हैं कि वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। संबंधों को प्रगाढ़ करने के इरादे से चीन पहुंचे शहबाज शरीफ। ये अब देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात हो रही। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। चाइना से आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से इसकी हमारी सीमा लगती है चाइना से। भारत के दिए हेलीकॉप्टर को अब मालदीव सैनिक उड़ा रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष को लेकर शांति सम्मेलन में भाग लेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति। व्हाइट हाउस ने कहा कि 15-16 जून को स्विट्जरलैंड में एनएसए जैक सोल्विन भी साथ होंगे। कहा पुतिन अपनी सेना को वापस लें तो कल समाप्त हो सकता है युद्ध। ये आप देखिए बिजली कटौती पाकिस्तान में बेरोज हो रहा है। गुलाम जम्मू कश्मीर की अदालत ने खारिज की कभी फरहाद की अर्जी। गुलाम जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद स्थित आतंकवाद निरोधी एक अदालत ने हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान करीब 15 दिन तक गायब रहे कभी अहमद फरहाद की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों में दलील सुनने के बाद सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जियो न्यूज के मुताबिक कभी की पत्नी उरोज जेनर ने कहा कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। अब देखिए जो संपादकीय पार्ट है उसे हम लोग बाद में ही देखते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो आपके रिजल्ट हैं उन्हें अगर आपको एक एक सीट को देखना है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए, आप लोगों को बिल्कुल सही रिजल्ट वहां मिल जाएंगे। और कभी भी इस तरह का अगर देखना हुआ करे तो आप लोग वहीं देखा करिएगा और आप पढ़ते रहिए। देखिए नेताओं का तो आ चुका है रिजल्ट, आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करेंगे आप तो आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इतना यकीन मानिए आप। ठीक है, मेरे लिए कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।